थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इसके लिए तो आपको अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी ना होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, एग रिलीज़ नहीं हो रहा, या ट्यूबल फैक्टर्स होते हैं जो नलें जिसको आम ज़बान में कहते हैं, उनका इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हो सकता है। तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, कुछ टेस्ट कराएं, उसके बाद वजूहत पता चल सकती हैं। अच्छा, वैसे लोग अक्सर इसको ब्लेम कर देते हैं कि जी पुराना सिजेरियन हुआ था, इस वजह से देखो मेरी अब प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। तो सिजेरियन की बाद क्या प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग खुद बहुत सारे केसेस डील करते हैं जिसमें एक सीजर के बाद दूसरा सीजर, एग्जैक्टली, लोग की तीसरा, लाइन से 4-4 अब तो 5-5 लोग सिजेरियन 5-6 सीजर भी कर लेते हैं और कुछ भी नहीं होता, परफेक्टली फाइन। ठीक है, अच्छा एक कॉल और मौजूद है, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। फिदा साहब कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं असल में ये सेगमेंट तो गायनी का है, एक इंफॉर्मेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ विलेजेस में अहमदाबाद की हॉस्पिटल में बाज़ औक़ात बेचारी फीमेल्स आती हैं जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है जी। उसको एक्लेम्शिया स्टेट भी कह सकते हैं, पता नहीं कोई ऐसी स्टेट होती है। तो उनमें बाज़ ऐसी थी बेचारी जो यंग थी और रास्ते में ही वो एक्सपायर हो गई बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। अच्छा, तो हाँ, एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मैडम से कि उसकी कोई मैनेजमेंट, अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट घर के अंदर कोई ऐसा किया जाए वो बताएं, क्योंकि काफी फार फ्लंग विलेजेस होते हैं जहाँ से एकदम आना बाई रोड मुश्किल हो जाता है। टेक्स मोर देन 3 or 4 hours टू कम इन द बिग इंस्टीट्यूशंस। तो वक्त लगता है। तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी आर्जी तौर पे जहाँ से उनका वो मसलन यहाँ पे आके जुबान के नीचे कोई नेफेडेपिन कैप्सूल्स रखती हैं, जुबान के नीचे कोई सब लीगल होते हैं, कोई ऐसा हो कि क्योंकि हाइपरटेंशन एक दो हमारी अजीज थी उनका बहुत सीवियर हाइपरटेंशन था, सिस्टोलिक मेरा ख्याल है 300 के करीब और डायस्टोलिक 140 तक गया। अच्छा, तो उसमें से कुछ एक दो तो बेचारी वो ठीक पहुंच गई, तो कुछ एक्सपायर हो गई थी। जी चले ठीक है फिदा साहब से हम बात। अच्छा फिदा साहब, आप बुफे इफ्तार खाते हैं? मैंने तो असल में आपका फेवरेट कोई हार्ट ना हो तो जरूर जाता हूँ, अदरवाइज अवॉइड करता हूँ। जी अवॉइड करते हैं, चले जी ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड फॉर योर आंसर। आपका जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर लेते हैं। प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन हो रही है उसके लिए घर में कोई इंस्टेंट हम कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माओ की मौत की एक अहम वजह जो है ये हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज हैं। इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर 20 वीक्स के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, नीचे का डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो, ऊपर का 140, 150 या 160, तो ऐसे पेशेंट को शुरू से टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रखना चाहिए, यानी कि बड़े अस्पताल में उसका शुरू से इलाज होना चाहिए। उनमें कुछ साइंस होते हैं जैसे पीडल एडिमा, पैर सूज जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है या एल्बुमिन आने लगता है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को, स्पेशली अगर वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की मरीज़ हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 130 और डायस्टोलिक था, तो यकीनन उनको प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन होगी। तो ऐसे मरीज़ का तो शुरू से हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अचानक किसी इमरजेंसी के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। रेफ़र करें किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, वहाँ उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो। इमीडिएटली एक मैग्नीशियम सल्फेट एक ड्रग आती है, वो जो है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में झटके पड़ने का ख़तरा होता है, और झटके पड़ने और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चा पेट के अंदर भी ख़त्म हो जाता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। अच्छा, ये हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या मतलब ऐसा क्या फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चे की डेथ हो रही है, मदर की डेथ हो रही है हाई ब्लड प्रेशर होने से? क्योंकि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो जाती है, जो आंवल होती है उसकी जो वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा तो बच्चे की डेथ हो जाती है। और मदर की तो हाइपरटेंशन, आपको पता है हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं। रीनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, रेटिनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आई। अच्छा, ये तो उसके क्रॉनिक होने पे होता है ना, लेकिन क्या मदर की हेल्थ को भी इस तरह मतलब उस वक्त इंस्टेंटली कोई फ़र्क पड़ सकता है? कि मदर को फिट्स पड़ने लगते हैं। फिट्स बहुत डेंजरस होते हैं। फिट्स में वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं, उनकी ज़बान कट सकती है, हाई ब्लड प्रेशर शूट कर जाए। हेल्प सिंड्रोम एक कहते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हेपेटिक लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, हेमरेज हो जाता है,
जो लिवर का एक कैप्सूल होता है, एक झिल्ली, उसके अंदर छोटे छोटे हेमरेजेस हो जाते हैं। अच्छा। तो इस सब वजूहात की वजह से माँ की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। ओहो, ओके। प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाता है जिससे ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। हाइपरटेंशन में प्लेटलेट काउंट लो? जी। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अरे हमने वो खैर प्लेटलेट काउंट लो हम ज़्यादा उसको डेंगू और इन फीवर से रिलेट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा वही अपनी ब्लीडिंग वाले टॉपिक पे आ जाएं कि हम लोग बात करते हैं 20 वीक्स के बाद की ब्लीडिंग। अच्छा, आपने बताया था कि खवातीन अक्सर रात को जब सो कर उठती हैं तो दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ पूल ऑफ ब्लड। तो ये तो बहुत ही मतलब हाथ से निकली हुई सिचुएशन लग रही है मुझको। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और वहाँ उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। बेसिकली एंटीपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक जेस्टेशनल एज पे और एक अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पे। जेस्टेशनल एज जैसे 34 वीक्स तक हम ले सकते हैं कि इसके बाद बेबी को डिलीवर किया जा सकता है, और अगर 34 वीक से पहले है तो फिर पेरीनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी कि बच्चे के पैदाइशी बीमारियां जैसे आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर उसकी जल्दी अमवात के चांसेस हो जाते हैं। ओके। तो उसके लिए हम स्टीरॉयड की 2 डोजेस लगाते हैं मदर को ताकि उसके बच्चे का लंग मैच्योर हो जाए। बच्चे का लंग मैच्योर नहीं होता उस 34 वीक से पहले। तो अगर माँ को बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो तब तो माँ को बचाने के लिए हर हाल में ऑपरेशन करके बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा। अब डिलीवर करने से पहले बच्चे के लंग्स मजबूत करने पड़ेंगे। वो इंजेक्शंस स्टीरॉयड मैंने आपको कहा कि वो देते हैं। कितना टाइम लग जाता है इस तरह करते हुए, मजबूत करते हुए लंग्स? 2 डोजेस 12 आवर्स अपार्ट पे देते हैं 12 घंटे के वक्फे से। फॉर हाउ मेनी डेज? 2 डोजेस देते हैं, फिर उसको रिपीट भी कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, मतलब 2 डोजेस में भी आर काइंड ऑफ कॉन्शियस के अब हो गया है, लंग्स इतने मजबूत हो गए कि बच्चा बाहर आके ब्रीथ कर सकता है। 28 वीक्स का बच्चा है तो उसमें आप चाहे स्टीरॉयड की 2 डोजेस दे दें, 4 दे दें, फिर भी उसके लंग्स इतने मैच्योर तो नहीं हो सकते। उसको इंटेंसिव न्यूनेटल केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तमाम मरीज़ों को टर्शरी केयर या बड़े हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करानी चाहिए जहाँ बच्चे की निगहदाश्त की सहूलत भी मौजूद हो और माओं की भी एक्सटेंसिव केयर की जा सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये सिंस हम ब्लीडिंग की बात करें, एक तो हमने बात कर ली कि चले हल्की फुल्की स्पॉटिंग है और इतना कोई ख़तरनाक सी नहीं है तो वो पूरा अपना टर्म पूरा कर लेता है। कुछ को रेगुलरली मंथली उसमें जिस तरह एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह आता है, 2 से 3 दिन उनको इसी तरह ब्लीडिंग होती है, बट दे आर प्रेग्नेंट। तो इज़ दैट ओके एज वेल? जैसे आपने अभी कहा था ना कि वो अम्वल या प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल जाता है, एब्रप्शो प्लेसेंटा उसको कहते हैं। अच्छा। तो वो नॉर्मली साइटेड प्लेसेंटा होता है, मतलब प्लेसेंटा अपनी जगह पे ऊपर ही होता है लेकिन थोड़ा सा एब्रप्ट हो जाता है, यानी यूट्रस से डिटैच हो जाता है। उसकी वजह से हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक रिवील्ड हेमरेज होता है जिसमें नज़र आता है ब्लीडिंग के, एक्सपोज होती है कि ब्लीडिंग हो रही है। एक कंसील्ड हेमरेज होती है जिसमें नज़र नहीं आता, वो यूट्रस और अम्वल के बीच में ही ब्लड क्लॉट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एब्रप्शन पे कि कितना प्लेसेंटा एब्रप्ट हुआ है, कितना डिटैच हुआ है। अगर थोड़ा सा डिटैच हुआ है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से उसको आगे टर्म तक ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिटैच है तो उसमें भी इंट्रायूट्राइन डेथ के चांसेस हैं, और ये भी ज़्यादातर हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज में देखा गया है। ठीक है। अच्छा मैम, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है तो वो हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम वापस आते हैं और बातें आपको बताते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी वापस आ रहे हैं।